हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था मसल मायोग्लोबिन। मसल मायोग्लोबिन तुम्हें पता है जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, वो भी उसी तरह एक रेड कलर का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, पर उसके अंदर केवल वन हीमो ग्रुप होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है पेप्टाइड चेन ऑफ 153 अमीनो एसिड्स के साथ। जबकि हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो 4 हीमो ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ होती है। और इसीलिए जो मोलिकुलर वेट होता है मायोग्लोबिन का वो अबाउट 1/4 होता है टू दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स के अंदर पाया जाता है मोर ज़्यादा मतलब कि जो रेड या स्लो मसल्स होते हैं उसके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसको हम स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज जो ऑक्सीजन डिमांड होती है मसल्स की वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो मायोग्लोबिन से होती है और रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द माइटोकॉन्ड्रिया ताकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसको यूज़ कर सके। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एसिड डेप्थ। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एन अडल्ट पर्सन कि एक अडल्ट पर्सन जो होता है वो 1.5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के अंदर स्टोर कर सकता है। और अगर हम इसके परसेंट सेचुरेशन की बात करें, जैसे हमने ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ की थी, तो मायोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट पीएच। और उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। और आप देख सकते हैं जो ये कर्व है इसमें और जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था उसमें क्या डिफरेंस है कि जो ये कर्व दिखा रहे हैं इसमें जो मायोग्लोबिन जो है ये 5 mmHg है इसकी जो पार्शियल प्रेशर है, जबकि जो हीमोग्लोबिन का जो पार्शियल प्रेशर था वो केवल कितना था, 25 mmHg। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ऑक्सी मायोग्लोबिन से वो इतनी फास्ट नहीं हो पाती जितनी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ होती है। तो मायोग्लोबिन और जो फीटल मायोग्लोबिन है ये बोर्स इफेक्ट शो नहीं करते। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन हमें पता है कि जो हम रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है जिसमें हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत से ऑर्गन्स है जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके अंदर कंट्रोल होता है कि हम अपनी जो रेस्पिरेशन के डिफरेंट जो सेंटर्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए इस ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई के लिए बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है उनको हमें रेगुलेटेड भी करना पड़ता है और उनको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शंस कर सके। तो इसी के लिए हम जैसे कभी हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, कभी हम एक्सरसाइज के दौरान हैवी ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी जो टाइडल वॉल्यूम्स है या हमारी जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उनके अंदर चेंज आ जाता है। माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है अबाउट 6 लीटर टू 150 लीटर। तो इस इंक्रीज़ को हम जो ये इंक्रीज़ हो जाता है इससे जो हमारा एल्वेलर जो वेंटिलेटरी रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये इनको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इनको कोऑर्डिनेट करता है रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम होता है इसके अंदर दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है एक्सपिरेटरी सेंटर। अगर हम इंस्पिरेटरी सेंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंस्पिरेटरी सेंटर हमारे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि ब्रेन का जो तीसरा जो पार्ट है हिंड ब्रेन, उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल वॉल पे वो लोकेट होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है जनरल जनरेशन ऑफ बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स। इसी तरह अगर हम एक्सपिरेटरी सेंटर की बात करें तो वहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रोलेटरल जो वॉल्स होती है वहाँ पर ये एक्सपिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, ये ऑलमोस्ट डोरमेंट स्टेज में रहते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। बट जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम जो रेस्पिरेटरी नीड्स होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है नॉर्मल से, तो इसलिए जो एक्सपिरेटरी जो सेंटर्स होते हैं वे एक्टिव हो जाते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और उससे क्या होता है, ये नर्व सिग्नल्स को एक्सपिरेटरी मसल्स के अंदर भेज देते हैं जो कौन कौन से होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। उनका काम क्या होता है कि वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपिरेटरी फेज ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल, और उनका काम फिर वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं टू इंस्पिरेटरी सेंटर। तीसरा जो सेंटर होता है वो होता है न्यूमोटॉक्सिस सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है पोन्स विराई में इन द वेंट्रल वॉल ऑफ अपर थर्ड पार्ट में। जब इसको हम स्टिमुलेशन देते हैं तो उससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफ़ी बढ़ जाता है और वो क्या काम करता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को धीरे धीरे कम करके और माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर एक थोड़ा सा चेंज ला देता है, जिससे क्या होता है रैपिड एंड शैलो ब्रीथ हमारे अंदर जनरेट होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट हमें
मिलता है। तो न्यूमोटॉक्सी सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज टाइम इंटरवल्स बिटवीन द ब्रेथ। कुछ फैक्टर्स है जो कि रेस्पिरेशन सेंटर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस है, केमिकल कंट्रोल है एंड हायर सेंटर है। अगर हम पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक हेरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रोंकाई के जो लेटर वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप से ऑपरेट करते हैं। लंग्स को ऑपरेट करते हैं ये, और ये क्या काम करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग एलोलाई। सेकेंडली, जो ये रिफ्लेक्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एस्पिरेटरी सेंटर्स को, और ये चेस्ट वॉल के अंदर भी प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो सेकंड जो है पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, ये कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एरोटिड बॉडीज़ के अंदर। इनका स्टिमुलेशन का इनका काम क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं एक्साइटरी सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जिससे क्या होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, और वो धीरे धीरे उसके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीज इन देयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम तीसरा केमिकल कंट्रोल्स की बात करें तो केमिकल कंट्रोल इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ ब्लड, सेकंड इसके अंदर आता है हमारा ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड, एंड थर्ड इसके अंदर आता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है ब्लड के अंदर, हमें पता है कि जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होता है 0.04%। जब CO2 की कंसंट्रेशन इंस्पायर्ड एयर में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी कि 4% हो जाती है, तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो पल्मोनरी वेंटिलेशन 10 टाइम्स बढ़ जाता है, और मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन में अबाउट 20% बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें ऑक्सीजन टेंशन की, कि नॉर्मल जो वेंटिलेटरी रेट होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो 97 to 99% सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो और वो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम ऑक्सीजन लैक की बात करें, यानी जब हाइपोक्सिया होता है, यानी कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे वेरी लिटिल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर अचानक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो वो धीरे धीरे उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन एल्वेओलर वेंटिलेशन। तीसरा अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, यानी कि अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है टू पीएच चेंजेस इन द ब्लड। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बॉडी के अंदर अमाउंट बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द न्यूरॉन्स ऑफ एरिया, और उससे इंस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो लीड करता है हाइपर वेंटिलेशन में। और हाइपर वेंटिलेशन एक कंपनसेटिंग मैकेनिज्म होता है जिससे कि जो रीनल एसिडोसिस यानी रीनल फेलियर के कारण या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण हो सकता है। कुछ हायर सेंटर्स भी है जैसे कि प्री मोटर कॉलिक्स है, गायरस सिंगरी भी है, कुछ लिम्बिक सिस्टम की भी एक्टिविटीज़ होती है। ये डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो होता है ये डिफरेंट टाइप के सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे ये रेगुलेट होता है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जो मैकेनिज्म जो होता है इसको हम अंडर बेसिकली 2 ही कंट्रोल से पढ़ सकते हैं, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। पर ये जो 2 कंट्रोल्स है ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑन वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।